बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत के पर्वतीय इलाके में मालवगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। वहां के राजा वीरचंद्र बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनके महल के पीछे एक अद्भुत बाग था जिसे चंदनवन कहा जाता था। यह बाग चंदन के पेड़ों की खुशबू और सुगंधित फूलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चंदनवन की सबसे रहस्यमयी चीज थी एक जादुई अनार का पेड़। यह पेड़ साधारण नहीं था। इसके फल चांदी जैसे चमकते थे और उसके बीज सोने की तरह दमकते थे। राजा ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए दिन रात चौकसी का प्रबंध कर रखा था। मगर एक सुबह जब माली ने अनार गिनने शुरू किए तो एक फल कम पाया। यह खबर पूरे महल में फैल गई। राजा चौंक गया कि इतनी सुरक्षा के बावजूद एक अनार कैसे गायब हो गया। उसने ऐलान किया कि जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सबसे बड़ा राजकुमार शौर्य बोला, पिताजी, आज रात मुझे पहरा देने दीजिए, मैं चोर को पकड़ूंगा। रात को शौर्य चंदनवन में गया। शुरुआत में वह सतर्क रहा, लेकिन आधी रात के बाद वह ऊँघने लगा और फिर नींद में सो गया। सुबह देखा गया कि फिर एक अनार गायब था। राजा ने गुस्से में कहा, नालायक, अब मंझले राजकुमार वीर विक्रम को मौका मिला। वो भी रात में गया, लेकिन उसकी भी वही हालत हुई। जब सुबह अनार फिर कम पाए गए तो राजा चिंतित हो गया। तभी सबसे छोटा राजकुमार अरण्य आगे आया और बोला, पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने तिरस्कार से कहा, जब समझदार बड़े भाई नाकाम रहे तो तू क्या कर लेगा। लेकिन अरण्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में राजा ने उसे अनुमति दी। रात को अरण्य तलवार लेकर चंदनवन में गया। उसने खुद को एक चंदन के पेड़ के पीछे छिपा लिया। रात के ठीक 12 बजे हवा में एक तेज सरसराहट हुई। आकाश से एक चमकदार पक्षी नीचे उतरा। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी पूंछ चांदी की तरह चमक रही थी। यह था चंद्रकांति मयूर। उसने एक फल तोड़ा और उड़ने ही वाला था कि अरण्य ने तीर चलाया। तीर चूका, लेकिन मयूर का एक पंख गिर गया। सुबह अरण्य ने राजा को सारी घटना बताई और पंख दिखाया। राजा की आंखें चमक उठीं। वो बोला, अगर ये पंख इतना सुंदर है तो पूरा मयूर कितना अद्भुत होगा। जो इसे पकड़कर लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सबसे बड़े राजकुमार शौर्य ने तुरंत मयूर की खोज पर निकलने की अनुमति मांगी और चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक सफेद पूंछ वाली लोमड़ी आराम कर रही थी। शौर्य ने उसे देखकर तीर चढ़ा लिया। तभी लोमड़ी बोली, राजकुमार, मुझे मत मारो। अगर मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारी खोज आसान हो जाएगी। शौर्य ने पूछा, क्या सलाह? लोमड़ी ने कहा, आगे एक गांव आएगा जहां 2 धर्मशालाएं होंगी। एक बहुत सजी धजी होगी, दूसरी सादी और भद्दी। अगर तुम चंद्रकांति मयूर तक पहुंचना चाहते हो तो भद्दी धर्मशाला में ठहरना। शौर्य ने हंसते हुए कहा, तू पागल है, और तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बच गई। आगे गांव में वही 2 धर्मशालाएं थीं। शौर्य ने सजी धजी धर्मशाला में डेरा डाल दिया और संगीत नृत्य में इतना खो गया कि अपना उद्देश्य भूल गया। फिर मंझला राजकुमार वीर विक्रम गया। उसे भी वही लोमड़ी मिली और वही सलाह दी गई, लेकिन उसने भी उसे नजरअंदाज किया और रंगीन धर्मशाला में खो गया। जब दोनों लंबे समय तक नहीं लौटे तो अरण्य ने राजा से अनुमति मांगी। राजा हंस पड़ा, जब दोनों योग्य भाई असफल हो गए तो तू क्या कर लेगा। लेकिन अरण्य ने नम्रता से कहा, कृपया एक मौका दीजिए। राजा ने अनमने मन से इजाजत दी। अरण्य भी जंगल पहुंचा। लोमड़ी मिली। उसने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। लोमड़ी खुश हो गई और बोली, अब मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। उसकी पूंछ लंबी हुई और उड़ते हुए वे गांव पहुंचे। अरण्य ने भद्दी गांवशाला को चुना। सुबह फिर से लोमड़ी मिली और उसने कहा, आगे एक किला मिलेगा, वहां चंद्रकांति मयूर बंद है, पहरेदार सो रहे होंगे। उसे उठाकर ले आना, लेकिन ध्यान रहे उसे साधारण लकड़ी के पिंजरे में ही रखना। पास में सुंदर सोने का पिंजरा रखा होगा, उसे मत छूना। अरण्य ने वादा किया। लेकिन किले में पहुंचकर जब उसने पिंजरा देखा तो उसकी आंखें उस सुंदर सोने के पिंजरे पर टिक गईं। उसने मोर को उसमें रखने की कोशिश की और वही हुआ जिसका डर था। मोर ने तेज चीख मारी, सैनिक जाग गए और अरण्य पकड़ लिया गया। राजा के सामने पेश किया गया तो राजा बोला, तुम चोर हो, सजा मिलेगी। अरण्य ने क्षमा मांगी। राजा बोला, अगर तुम मेरे लिए रजत मृग ला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरण्य मान गया। बाहर आकर उसे लोमड़ी मिली। उसने डांटा, मैंने चेताया था। अरण्य ने क्षमा मांगी। लोमड़ी मां फिर मदद की और रजत मृग के किले तक पहुंचाया। सलाह दी कि 2 जीन पड़ी होंगी, साधारण और सोने की। साधारण को चुनना।
लेकिन अरण्य फिर मोहित हो गया और सोने की जीन उठाई। घोड़ा हिनहिनाया, सैनिक आए और वह फिर पकड़ा गया। राजा बोला, मौत मिलेगी। अरण्य ने फिर प्रार्थना की। राजा बोला, अगर मेरी बेटी को सोने के महल से लाओगे तो माफ करूंगा। लोमड़ी फिर मिली और सलाह दी, राजकुमारी नंदिनी तालाब में स्नान को आएगी, उसका हाथ पकड़ना, लेकिन उसे महल लौटने मत देना। लेकिन जब नंदिनी ने कहा, मुझे माँ बाप से मिलना है, तो अरण्य पिघल गया और उसे जाने दिया। सैनिक आए और उसे पकड़ लिया गया। राजा बोला, 8 दिन में पहाड़ साफ कर दो, तभी बेटी दूंगा। अरण्य ने छोटी कुदाली से खुदाई शुरू की। 7 दिन बाद भी काम अधूरा था। तभी लोमड़ी आई और बोली, अब दया आ गई है। उसने रात में काम पूरा कर दिया। सुबह राजा ने देखा पहाड़ साफ था। उसने नंदिनी का विवाह अरण्य से करवा दिया। लोमड़ी फिर मिली और बोली, अब घोड़ा और मोर भी पाओगे। उसने योजना बताई, पहले नंदिनी को घोड़े वाले राजा को सौंपो, घोड़ा लो फिर भाग जाओ। फिर मोर वाले राजा से कहो, पहले पिंजरा दो फिर घोड़ा दूंगा, जैसे ही पिंजरा मिले भाग जाओ। अरण्य ने सब वैसा ही किया और सफल हो गया। अब उसके पास तीनों चीजें थीं। लौटते समय लोमड़ी फिर मिली। अरण्य ने पूछा, क्या इनाम दूं? लोमड़ी बोली, मुझे तीर मार दो। अरण्य ने इनकार किया। लोमड़ी ने कहा, तो मेरी 2 बात याद रखो, कभी कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी फांसी पाए लोगों पर धन मत खर्च करना। कहकर वो चली गई। अरण्य गांव पहुंचा जहां भीड़ थी। पता चला 2 लोगों को फांसी दी जा रही है। वे उसके ही भाई थे जो जुए में सब गवा चुके थे। अरण्य ने उनका कर्ज चुकाकर उन्हें छुड़ाया। फिर सभी कुएं के पास पहुंचे। अरण्य ने दीवार पर बैठकर सुस्ताया। दोनों भाइयों ने उसे धक्का दे दिया और उसकी पत्नी, मयूर और घोड़ा लेकर चले गए। राजा को सब सौंप दिया और खुद को विजेता बताया। लेकिन राजकुमारी न दुख में कुछ खा रही थी, न मोर बोल रहा था, न घोड़ा दाना खा रहा था। कुएं में अरण्य जीवित था। उसने लोमड़ी को याद किया और वो प्रकट हुई। बोली, मैंने चेताया था। उसने पूंछ कुएं में लटकाई और अरण्य को बाहर निकाला। अरण्य भिखारी बनकर महल पहुंचा। जैसे ही घोड़ा और मोर ने उसे देखा, वे खुश हो गए। राजा को सच्चाई का पता चला। दोनों भाई दंडित किए गए। अरण्य को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब उसके पास रजत मृग, चंद्रकांति मयूर और नंदिनी थी। वह सच्चा राजा बन गया।